भारत को दिवालिया होने से किसने बचाया था? आज उस गुमनाम नायक की कहानी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं जनवरी 1991 में। दिल्ली की एक भयंकर ठंडी रात। बेशक सत्ता के गलियारे रोशन थे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर घना धुंधला छाया हुआ था। उधर खाड़ी में जंग छिड़ी थी, इधर भारत में तेल के दाम आसमान छू रहे थे। महंगाई आम आदमी की रसोई तक पहुंच चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। देश के पास बमुश्किल 7 दिनों के आयात लायक डॉलर बचे थे। देश में अस्थिर सरकार थी। अंतर्राष्ट्रीय बैंक और निवेशक भारत को शक की नजर से देखने लगे थे। आर्थिक संकट इतना विकराल हो चुका था कि अगर तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो देश में न खाने को खाना मिलेगा, न जरूरत का सामान और न ही ईंधन। तब एक वरिष्ठ अफसर ने प्रधानमंत्री को एक ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर सब सकते में आ गए। सुझाव था भारत को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना होगा। उस वक्त गठबंधन की सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में यह फैसला पूरी गोपनीयता के साथ लिया गया। न कोई शोर, न कोई सार्वजनिक घोषणा। इस तरह भारत को आर्थिक डिफॉल्ट के मुहाने से वापस खींच लाया गया। यह फैसला भारत के इतिहास का सबसे साहसी आर्थिक दांव बन गया। आखिर वो अफसर कौन था जिसने कैमरों और सुर्खियों से दूर रहकर साल 1991 में आर्थिक संकट से देश को उबारने में अहम भूमिका निभाई? उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? सोना गिरवी रखने का फैसला कैसे हुआ और इसकी भनक दुनिया को कैसे लगी? आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। सोना गिरवी रखने की नौबत क्यों आई थी? साल 1990 से 1991 का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। आज हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इकोनॉमी और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग की बात करते हैं। लेकिन उस समय हालात इतने गंभीर थे कि देश के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा ना के बराबर बची थी। यह आर्थिक संकट सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। अगर तब भारत समय पर अपने विदेशी भुगतान नहीं कर पाता तो दुनिया के सामने उसकी साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता, या फिर वो कंगाल देशों की सूची में शुमार हो जाता। आखिर किसने दी सोना गिरवी रखने की मंजूरी? तब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था और समाधान की तलाश में सरकार तथा आरबीआई के बीच लगातार मंथन चल रहा था। इसी क्रम में दिल्ली के वित्त मंत्रालय में आरबीआई के गवर्नर एस वेंकटरमण और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच मुलाकात हुई। अब एस वेंकटरमण बोले, सर, आरबीआई के पास सैकड़ों टन सोना है। अगर हम इस सोने को गिरवी रखते हैं तो देश को काफी राहत मिल सकती है। मनमोहन सिंह के हाव भाव पढ़कर वेंकटरमण आगे बोले, सर, अगर देश मुश्किल में हो तो आरबीआई ऐसा कर सकता है। एस वेंकटरमण का प्रस्ताव सुनकर मनमोहन सिंह चौंक गए। मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए वो तुरंत आरबीआई गवर्नर को लेकर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पास पहुंचे। वेंकटरमण ने बिना लाग लपेट अपना प्रस्ताव प्रधानमंत्री को बताया। देश के पास डॉलर नहीं बचे हैं, लेकिन सोना है। अगर इस सोने को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के पास गिरवी रख दिया जाए तो उसके बदले विदेशी मुद्रा जुटाई जा सकती है और आर्थिक संकट से कुछ राहत मिल सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एस वेंकटरमण के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया और आरबीआई के गवर्नर को हिंदुस्तान का सोना गिरवी रखने की इजाजत दे दी। साथ ही कांग्रेस नेता राजीव गांधी को भी इसकी जानकारी देने को कहा, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। राजीव गांधी ने इस कदम पर आपत्ति नहीं जताई और तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी अपनी मंजूरी दे दी। इसी बीच कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, केंद्र सरकार गिर गई और चंद्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन संकट टला नहीं था। ऐसे में 20 टन सोना विदेश में गिरवी रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। जब तक सोना गिरवी रखने से संबंधित फाइल अंतिम स्वीकृति के लिए यशवंत सिन्हा के पास पहुंची, तब वो पटना में थे। हालांकि अधिकारियों ने जब पूरा वाकया बताया तो हालात की गंभीरता को देखते हुए यशवंत सिन्हा ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी के साथ भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे साहसी वित्तीय कदम आगे बढ़ गया। आरबीआई के पास आखिर इतना सोना कहां से आया, यह भी अहम सवाल है। आरबीआई ने जिस 20 टन सोने को सबसे पहले विदेशी बैंक में गिरवी रखा, वो वर्षों के दौरान तस्करी के मामलों में जब्त किया गया सोना था, जिसे सरकारी भंडार में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन इससे मिली विदेशी मुद्रा देश की जरूरतों के लिए पर्याप्त
नहीं थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए बाद में करीब 47 टन अतिरिक्त सोना भी विदेश भेजकर गिरवी रखना पड़ा, ताकि भारत को इतना विदेशी मुद्रा भंडार मिल सके कि वो जरूरी आयात कर सके और अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्ज व भुगतान समय पर चुका सके। सोना कहां गिरवी रखा गया था, यह भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। पहली खेप में 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के यूबीएस में गिरवी रखा गया था। दूसरी खेप में 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखा गया था। देश को सोना गिरवी रखने की बात कैसे पता चली थी, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। सरकार की ओर से सोना गिरवी रखने के पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया। हालांकि ये राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाया। एक वरिष्ठ पत्रकार ने एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच आरबीआई की कई वैन्स देखी तो पड़ताल की और सोना गिरवी रखने की कहानी उजागर कर दी। तब देश को पहली बार एहसास हुआ कि आर्थिक संकट कितना गहरा था और उसे टालने के लिए कितने असाधारण कदम उठाने पड़े थे। आखिर कौन थे एस वेंकटरमण? एस वेंकटरमण का जन्म 28 जनवरी 1931 को नागरकोइल में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था। उस वक्त नागरकोइल त्रावणकोर रियायत का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अमेरिका के कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। वो 1953 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी थे। केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर सेवा देने के बाद साल 1985 से 1989 तक भारत सरकार के वित्त सचिव रहे। आरबीआई गवर्नर कैसे बने? साल 1990 में जब भारत गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, तब चंद्रशेखर सरकार ने उनकी वित्तीय विशेषज्ञता, प्रशासनिक अनुभव और जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा जताते हुए एस वेंकटरमण को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया। वो 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992 तक इस पद पर रहे। बता दें कि एस वेंकटरमण ने कर्नाटक सरकार में वित्त सचिव और सलाहकार के तौर पर भी काम किया था। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो राज्यपाल भी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी ऐसे ही एक्सप्लेनर्स और तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।